हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल लीगल हेल्प बाय अमित सिंह में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के सेगमेंट में हम लोग जानेंगे कि किराएदारी अनुबंध पत्र या किराएदारी इकरारनामा किस प्रकार बनाया जाता है। आज के वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी कि किन चीज़ों का हमें किराएदारी अनुबंध पत्र या इकरारनामा बनवाते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए वीडियो को बीच में स्किप ना करें और वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। आइए शुरू करते हैं। इकरारनामा बाबत किराएदारी, अनुबंध पत्र बाबत किराएदारी। दो तरह से अनुबंध पत्र बनाया जा सकता है, एक रजिस्टर्ड हो सकता है और एक नोटराइज हो सकता है। नोटराइज एग्रीमेंट या इकरारनामा या अनुबंध पत्र कभी भी बनाया जाएगा तो ये मात्र 11 माह के लिए ही वैलिड होता है। इसमें आपका स्टैंप ड्यूटी का खर्चा बच जाता है। जबकि रजिस्टर्ड इकरारनामा या किराएदारी आप बनाएंगे या अनुबंध पत्र बनवाएंगे तो इसमें आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है, जो कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह से लागू होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करें तो यहाँ पर 4% स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है रजिस्टर्ड किराएनामे के लिए। सो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नॉन रजिस्टर्ड किराएनामा किस प्रकार बनाया जाता है, या जिसे हम नोटराइज्ड किराएनामा किस प्रकार बनाया जाता है, इसे हम ये भी कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्टैंप पेपर में हम लोग दो लोगों की फोटो स्टिक कर लेंगे, एक प्रथम पक्ष और एक द्वितीय पक्ष। इसके बाद आप हेडिंग देंगे इकरारनामा बाबत किराएदारी। सबसे पहले जो मालिक होगा मकान या दुकान का, उसकी पूरी डिटेल दे देंगे, नेम, फादर्स नेम और एड्रेस। इसके नीचे लिख देंगे प्रथम पक्ष। इसके बाद द्वितीय पक्ष जो किराया पर ले रहा है उस मकान या दुकान को, उसकी डिटेल लिख देंगे, सेम, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस। इसके नीचे द्वितीय पक्ष किराएदार लिख देंगे। विदित हो कि प्रथम पक्ष एक किताब मकान या दुकान दोनों में से जो भी दे रहा है उसकी डिटेल लिख देंगे, उसका एड्रेस लिख देंगे। उसके बाद समस्त मालिकाना हक है, आप ये लिख देंगे, उसका कब्जा है और दाखिल खारिज है, ये भी लिख देंगे। इसके बाद यह भी विदित हो कि प्रथम पक्ष ने अपनी उक्त दुकान द्वितीय पक्ष को किस कार्य हेतु दी है। अब मकान है तो रिहायशी भी हो सकता है, अब दुकान दी है तो व्यवसायिक कार्य हेतु दी है। अतः पक्षकारों के मध्य किराएदार के बाबत निम्न शर्तें तय पाई गई हैं। अब देखिए शर्तें देख लेते हैं। शर्तें आप अपने अनुसार बढ़ा और घटा भी सकते हैं। जनरल शर्तें क्या दी जाती हैं मैं आपको बताता हूं। अब यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट, यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात कही गई है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट पे लोग कुछ करवाते हैं तो वो आप लिख देंगे, के रूप में प्रथम पक्ष को देना होगा। यह सिक्योरिटी डिपॉजिट द्वितीय पक्ष को मकान खाली करते समय या खाली करने के पश्चात उसे प्राप्त करने का अधिकार होगा। सेकेंड पॉइंट यह कि किराएदारी में 2 कमरे, लेटरिन, बाथरूम, किचन और बालकनी है। अब किराएदारी में क्या क्या चीज इंक्लूड है वो भी आप यहाँ पर लिख देंगे। यह कि कार पार्किंग है तो द्वितीय पक्ष को अलग से 500 रुपए प्रतिमाह प्रथम पक्ष को देना होगा। अब इस किराएदारी में अगर कार पार्किंग इंक्लूड है तो आप नहीं लिखेंगे, और नहीं इंक्लूड है तो आप ये पॉइंट इसमें अलग से लिख देंगे कि अलग से 500 रुपए प्रतिमाह आप इनको पे करेंगे। पॉइंट नंबर 4 यह कि द्वितीय पक्ष उक्त किराएदारी विभाग में किसी प्रकार का सिकमी किराएदार, दैट मीन्स आपने किराए पे लिया और आप किसी और को किराए पे नहीं उठाएंगे, इसको बोलते हैं हम लोग सिकमी किराएदार को आबाद नहीं करेंगे। नेक्स्ट यह कि उक्त किराएदारी वाले भाग का किराया रुपए 5,000 प्रतिमाह होगा, आपने किराया मेंशन कर दिया है। यह कि द्वितीय पक्ष उक्त दुकान का किराया नियमित रूप से प्रत्येक माह प्रथम पक्ष को अदा करता रहेगा, ये भी पॉइंट है। पॉइंट नंबर 7 की हम बात करते हैं। यह कि इकरारनामे के अनुसार द्वितीय पक्ष की किराएदारी दिनांक 1/5/2020 से जिस डेट को स्टार्ट हो रही है वो लिख देंगे, और 11 माह के लिए तो 11 माह लिख देंगे आप। यह कि द्वितीय पक्ष उक्त किराएदारी वाले भाग में किसी प्रकार की तोड़फोड़ या निर्माण आदि नहीं करेगा। यदि करता है तो उसके नुकसान की भरपाई द्वितीय पक्ष स्वयं करेगा। पॉइंट नंबर 9 की बात करते हैं हम लोग। यह कि द्वितीय पक्ष किराएदारी वाले भाग में कोई गैर कानूनी काम नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 10 यह कि किराएदारी वाले भाग के वार्षिक रंगाई पुताई की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी। अब ये आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, प्रथम पक्ष वहन करेगा, इसका खर्च है द्वितीय पक्ष, जैसे इसमें मैंने लिखा द्वितीय पक्ष। पॉइंट नंबर 11 यह कि उक्त किराएदारी वाले भाग के बिजली का खर्च, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिजली का भुगतान कौन देगा, सेपरेट होगा या इंक्लूड होगा किराए पे, ये आप जरूर लिख देंगे। जैसे मैंने लिखा है बिजली खर्च का भुगतान द्वितीय पक्ष प्रति माह स्वयं अदा करेगा, जो कि किराए में सम्मिलित नहीं है। इट मींस इसमें मैंने बताया है कि किराए में शामिल नहीं है, आप इसे जरूर मेंशन कर लेंगे। पॉइंट नंबर 12 की बात करी जाती है।
यह कि उक्त 11 माह की किराएदारी की अवधि के दौरान यदि उभय पक्षों दैट मीन्स प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष में से किसी को भी किराएदारी जारी नहीं रखनी है तो 30 दिन का पूर्व नोटिस देकर किराएदारी समाप्त की जा सकती है। दैट मीन्स अगर किसी को भी या तो खाली करना है तो 30 दिन पहले नोटिस दे देंगे और खाली करवाना है तो 30 दिन पहले नोटिस दे देंगे। पॉइंट नंबर 13 यह कि यदि बिना पूर्व नोटिस यानी 30 दिन का जो नोटिस टाइम है पीरियड है कि द्वितीय पक्ष किराएदारी समाप्त करता है तो उसके द्वारा जमा की गई अग्रिम धनराशि में से 1 माह का किराया काट लिया जाएगा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बगैर नोटिस के कर देंगे तो आप 1 महीने का किराया आपका काट लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 14 की अब बात करते हैं हम लोग। यह कि उक्त किराएदारी पुलिस वेरिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हर रेंट एग्रीमेंट में जरूर होना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन जरूर हमें करा लेना चाहिए किराएदार का, क्योंकि अगर किराएदार का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो हमें पता चल जाता है। तो देखिए जैसे मैंने इसमें बताया पुलिस वेरिफिकेशन होने के पश्चात ही प्रारंभ होगी। दैट मीन्स किराएदारी पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद या उसके लेटर ऑन ही स्टार्ट होगी। यदि पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट में द्वितीय पक्ष का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड आता है, दैट मीन्स अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड आ जाता है तो किराएदारी स्वतः ही समाप्त मान ली जाएगी और ऐसी परिस्थिति में 1 माह का किराया एडवांस धनराशि से काटकर बची हुई धनराशि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को दे दी जाएगी। सो ये आप मेंशन जरूर कर लें क्या है आपके टर्म्स एंड कंडीशन। पॉइंट नंबर 15 भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह कि द्वितीय पक्ष प्रत्येक माह की 1 तारीख से 5वीं तारीख के मध्य किराया देने के लिए बाध्य होगा, अन्यथा 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाना द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को देना होगा। दैट मीन्स 1 से 5 आप किराया दे सकते हैं, लेकिन 5 तारीख के बाद 100 रुपये पर डे चार्ज लगेगा। यह कि यदि उभय पक्षों के मध्य किराएदारी व मकान मालिक के संबंध मधुर रहते हैं तो 11 माह पश्चात 10% की वृद्धि के साथ नए करारनामे को बनवा कर किराएदारी जारी रखी जा सकती है। तो ये आपकी लास्ट शर्त थी। अतः दोनों पक्षों ने अपनी अपनी मन बुद्धि की स्वस्थ दशा में बिना किसी नाजायज दबाव के इस इकरारनामा बाबत किराएदारी को पढ़कर व समझकर समक्ष गवाह अपने अपने हस्ताक्षर बना दिए हैं ताकि सनद रहे और समय पर काम आए। ये डिक्लेरेशन आपने दे दिया, इसके बाद आप तहरीर दिनांक डाल देंगे जिस डेट को बना है ये। अब इसके बाद अब गवाहों के हस्ताक्षर करा लेंगे। हस्ताक्षर फर्स्ट और सेकंड दोनों गवाहों को कराएंगे, डिटेल लिख लेंगे, नेम, फादर्स नेम और एड्रेस। प्रथम पक्ष के हस्ताक्षर करा लेंगे, द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर करा लेंगे। इसके बाद अब एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आता है, सत्यापन। देखिए ये किरायनामा तो कोई भी बनवा सकता है, लेकिन यहाँ पर सत्यापन जरूरी होगा इस किरायनामे के बाबत में। तो देखेंगे सबसे पहले आपको एक अधिवक्ता के सत्यापन करवाने होंगे। एक एडवोकेट आपके साइन और इस किरायनामे को आइडेंटिफाई करेगा, सत्यापित करेगा। उसके बाद आप सत्यापन नोटरी, गवर्नमेंट नोटरी या स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की, उस नोटरी द्वारा इसको सत्यापित करवा लेंगे, तभी ये मान्य होगा, अदरवाइज ये मान्य नहीं होगा। तो ये चीजें आप जरूर ध्यान रखेंगे इकरारनामा या किराएदारी बनवाते वक्त। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं भविष्य में मैं इसी प्रकार के वीडियोस बनाता रहूं, सो प्लीज वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो चैनल लीगल हेल्प बाय अमित सिंह। अगर आपने अभी तक इस वीडियो में लाइक बटन नहीं दबाया है सो प्लीज प्रेस द लाइक बटन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स अ लॉट।